Hello everyone, my name is Toshif and you are watching Grow with Code and Cloud. So this is gonna be the first video of Java series. So the channel that I have already created which was only related to Salesforce only. Now I am deciding to upload Java related videos also as I have 10 years of teaching experience in Java. So on this channel you will be learning very simple and authentic Java. That I'll guarantee. That will be very easy to understand in a very simple way, in a very simple language. Okay, I'll be covering each and every topic related to Java. So I'll start uh, from the complete beginning of Java, which is the history of Java. What was the history of Java? So if you see on any another channel, if you are seeing any other videos of Java, okay, that video is not related to me. Okay, so what content you will get for history of Java? That will be simply Java is developed by James Gosselin and released. The very first version was JDK 1.0 and that was released under Sun Microsystem in 1995. Simple, that's it. Okay, that is okay. This much is okay when you are on interview and you have to answer. At that time you cannot answer a lot of details, okay, related to Java history. But here, if you are on this channel to understand Java, okay, to get the insights of Java, to get the detailed knowledge of Java, so I'll give you complete detail for each and every topics. So first I will start with history of Java. So जो मैं बताऊंगा आपको history, you will not get anywhere on YouTube or outside the YouTube. So let's quickly get started. So before Java, okay, what was the languages that we already had? C++ and C language. Okay, जावा से पहले हमारे पास कौन सी लैंग्वेज ऑलरेडी अवेलेबल थी? एक सी लैंग्वेज अवेलेबल थी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज हमारे पास अवेलेबल थी एंड उस टाइम पर जावा लैंग्वेज हमारे पास नहीं थी। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम दिखा उस टाइम पर? ऐसा क्या प्रॉब्लम फेस किया गया कि एक नया लैंग्वेज बनाने की जरूरत पड़ गई? जावा विच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ऊप्स कॉन्सेप्ट, मतलब जावा जो है वो कंप्लीटली ऊप्स के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड है। और ऊप्स क्या होता है? आपका सी प्लस प्लस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। बट फिर भी ऐसा क्या प्रॉब्लम है ऊप्स के अंदर जिसको जावा रिजॉल्व करता है? सो प्रॉब्लम एक ही है, सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, वो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना। सी प्लस प्लस का प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होना। सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज आपकी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट का मतलब होता है कि अगर आप सी और सी प्लस प्लस के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, तो आफ्टर डेवलपमेंट वो सॉफ्टवेयर ओनली विल बी सपोर्टेड ऑन दी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। आप किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सी और सी प्लस प्लस में डेवलप्ड सॉफ्टवेयर को एक्सेस और यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होता है, सी और सी प्लस प्लस में डेवलप्ड सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करते हैं अदर देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जहां पर हमने उसको या किसी ने भी उसको डेवलप किया किया हो। तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी होती है कि जहां पर आपने उसको बनाया है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपने उसको डेवलप किया है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोर्ट करता है। कोई भी अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोर्टेड नहीं होता, सपोर्टेबल नहीं होता है। तो ये तो इशू है, ये बहुत ही बड़ा इशू है कि ऐसा तो नहीं है कि
दुनिया में सभी के पास सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत सारे अभी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ चुके हैं। उबंटू आ चुका है, लिनक्स आ चुका है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करूं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, और वो सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेबल हो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही, तो ऐसा इस टाइम पर आज के टाइम पर ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सभी के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम ही हो। कोई भी कोई डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहा हो, और मैं कितने लोगों को ये चीज बोलूंगा कि आप मेरे सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना चाहते हो तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर शिफ्ट हो जाओ। सो इट्स गोना बी द वेरी बिग प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि ये चीज पता कब चली होगी कि सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये पता कैसे चला होगा? कोई तो एक पॉइंट होगा, कोई तो एक टाइम होगा जिस टाइम पर जाकर के पता चला। लेकिन जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर, इम्प्लीमेंट करने के टाइम पर, जब सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनी होगी, उस टाइम पर ही अगर ये चीज टेस्ट कर ली गई होती कि ये किस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा और किस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं चलेगा, तो वो बनती ही नहीं। अगर बनती तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ही बनती। तो अगर आप हिस्ट्री में, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में जाते हो, तो कोई तो एक ऐसा पॉइंट आया होगा जहां पर ये चीज जानने को मिली होगी कि ये सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम इससे डिस्कस करें, एक एक सिंपल रियल रियल टाइम एग्जांपल, कि जो फिश होती हैं, फिश, वो सब वाटर, पानी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, पानी से बाहर निकालते ही वो जीवित नहीं रह सकती है, कुछ कुछ टाइम के बाद मर जाती है। तो ये भी चीज कैसे पता चली होगी? अगर आपने या किसी ने भी जिंदगी में कभी भी किसी भी एक फिश को वाटर से बाहर नहीं निकाल के छोड़ा है, तो उनको भी कैसे, किसी को भी कैसे पता चलेगा कि फिश वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, उनको जीवित रहने के लिए पानी चाहिए? ये कैसे पता चला होगा? कब पता चला होगा? किसी ने तो फिश को वाटर से बाहर निकाला होगा। तो एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि मैंने एक वाटर बॉल में कुछ 10 फिशेस रखे हैं, और मेरे किसी एक फ्रेंड ने उसमें से एक फिश को उस बॉल से, वाटर बॉल से बाहर निकाल देता है, और 5 मिनट तक छोड़ता है, तो वो फिश मर जाती है। ठीक, उससे पहले आज तक कभी भी किसी ने भी फिश को वाटर से बाहर नहीं निकाला था, पानी से बाहर नहीं निकाला था। तो कभी किसी को पता भी नहीं चला था कि फिश जो है वो पानी के बाहर जीवित नहीं रह पाती है, वो मर जाती है। तो लेट सपोज कि मेरे फ्रेंड ने फिश को पानी से बाहर निकाला, 5 मिनट छोड़ा, तो वो मर गई। तो हम लोग शॉक्ड हो गए, कंफ्यूज्ड हो गए कि ये मर कैसे गई, अभी तो अभी जिंदा थी, हमने सिर्फ इसको पानी से बाहर निकाल कर रखा है 5 मिनट के लिए और ये मर गई। क्या वजह क्या हो गई? तो हमने सोचा कि चलो एक और फिश को निकाल के ट्राई करते हैं, एक और फिश निकालते हैं। एक और फिश निकाली, 5 मिनट के लिए बाहर उसको रखा, वो भी मर गई। तभी भी कंफर्म नहीं हुआ। फिर हमने एक और फिश को बाहर निकाली, 2 मिनट छोड़ा और उसको वापस से पानी के अंदर रख दी। तो वो नहीं मरी, वो जीवित, वो मरने वाली थी लेकिन वो कंटिन्यू अपनी लाइफ कंटिन्यू कर ली, उसको जीवन मिल गई पानी के अंदर। सेम फिश को अगेन हमने पानी से बाहर निकाला और छोड़ा 5 मिनट के लिए, तो वो सेम फिश वापस से मर गई। तो हमें जाकर के समझ में आई कि जो फिश जो होती हैं वो पानी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है, वो पानी के बाहर रह ही नहीं सकती। यहाँ पर जाकर कंफर्म हो जाता है। तो ऐसा ही कोई पॉइंट आया होगा सी और सी प्लस प्लस के अंदर, एक पॉइंट पर जाकर के पता चला होगा कि अच्छा, ये लैंग्वेज तो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज हमने बना दी है, यार हमें तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज अब बनाना पड़ेगा। तो लेट सपोज कि इंडिया में या फिर वर्ल्ड में सभी के पास सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट इज विंडोज। उस टाइम पर, उस जमाने में फोन भी नहीं था, उस जमाने में कुछ भी नहीं था। एक पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था, सिस्टम कंप्यूटर, बहुत एकदम लेटेस्ट कंप्यूटर बनाई गई थी,
और उस कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, लेट सपोज कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, और वो सिर्फ वर्ल्ड में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक बनी थी। करेक्ट, सभी के पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कंपनीज हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करती है, उनके पास भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। और जो लोकल्स हैं, जो क्लाइंट हैं, जो कस्टमर है, जो यूजर्स हैं, उनके पास भी, जिन 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 भी लोगों के पास कंप्यूटर है, उन सभी के कंप्यूटर में सेम ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज। तो क्लाइंट ने, कस्टमर ने रिक्वेस्ट की कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि इस टाइप का एक एप्लीकेशन बनाने हैं। ऑर्गेनाइजेशन ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सी और सी प्लस प्लस, सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज का यूज करके वो सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करके क्लाइंट को डिलीवर कर देता है। तो जब कंपनी उस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करती है, तो वो साथ साथ टेस्टिंग भी करती है। तो वो टेस्टिंग भी करती रही, और सॉफ्टवेयर कंप्लीटली एकदम फंक्शनल है, किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। उसने, कंपनी ने क्लाइंट को डिलीवर कर दी, क्लाइंट ने भी अपने एंड से टेस्टिंग कर ली, अपने ऑपरेटिंग से, अपने सिस्टम के ऊपर, अपने कंप्यूटर पर। वहां पर भी कंप्लीटली फंक्शनल है। ओके, किसी भी तरह का कोई सॉफ्टवेयर में इशू नहीं दिख रहा है अभी। कुछ टाइम तक चला, कुछ टाइम तक, क्यों? क्योंकि जो यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं उस सॉफ्टवेयर को जो यूज कर रहे हैं, उन सभी के पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज ही है। अभी तक कोई दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम आई ही नहीं है मार्केट के अंदर। सो लेट सपोज कि लेटर कुछ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आती हैं, और धीरे धीरे ये क्रेज फैल जाता है कि हमें जो नई ऑपरेटिंग सिस्टम आई है उस पर अपग्रेड करके देखते हैं। तो लेट सपोज कि मैं क्लाइंट हूं, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, उन्होंने डेवलपमेंट करके वो मुझे डिलीवर कर दिए। अब मेरे पास दो कंप्यूटर है, वो मैं दोनों कंप्यूटर में उस सॉफ्टवेयर को एक्सेस करता हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो कंप्यूटर है, तो जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम आया है ना, iOS, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कंप्यूटर पर वो ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने स्विच की विंडोज से iOS के ऊपर, तो जो मेरा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अभी तक चल रहा था, वो अब नहीं चल रहा है, वहां पर एक्सेसिबल ही नहीं है। तो मैं कंफ्यूज होऊंगा कि यार, अभी ये चल रहा था, जस्ट 5 मिनट पहले ये चल रहा था, मैंने सिर्फ विंडोज से iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर शिफ्ट किया है, अब ये सेम एप्लीकेशन यहाँ पर एग्जीक्यूटेबल नहीं है, नहीं चल रहा है। क्या वजह होगी? क्या वजह हो सकती है? और सेम एप्लीकेशन मेरे दूसरे सिस्टम पर, जिसमें विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस पर वो एग्जीक्यूट हो रहा है सेम टाइम पर अभी, जस्ट। और ये दूसरे सिस्टम के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, जिसपे मैंने iOS ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड किया है। ओके, तो फिर ये ट्राई किया होगा कि चलो किसी और को बुला करके देखते हैं, जिसके सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको बुला करके देखते हैं कि उसके सिस्टम पर मेरा सॉफ्टवेयर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो एक दो फ्रेंड्स को बुलाया होगा, उनको चेक करने के लिए बोला होगा कि चेक करो ये और सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर वर्केबल है या नहीं है। तो उन्होंने टेस्ट किया, उनके पास विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्होंने अपग्रेड नहीं किया अभी तक। तो टेस्ट किया तो चल रहा है, बोला कि हाँ वर्किंग है, नो प्रॉब्लम। तो बोला होगा कि अब इसको शिफ्ट करो, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करो, अपग्रेड करो, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करो, देन टेस्ट करो अगेन। तो अपग्रेड किया होगा, चेंज किया होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो वहां पर भी यही सेम इशू आई होगी कि यार, अभी ये चल रहा था, विंडोज पर चल रहा था, ये iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर नहीं चल रहा है। तो ऐसे मल्टीपल टेस्ट किए गए होंगे उस टाइम पर। After multiple tests, then they might get to know about this, like this is the platform dependent language. Okay, C और C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, विच मीन्स मतलब मल्टीपल टेस्ट किए गए होंगे, ऑर्गेनाइजेशन साइड से भी टेस्ट किए गए होंगे, क्लाइंट साइड से भी टेस्ट किए होंगे, मल्टीपल यूजर्स ने इसको टेस्ट किया होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ने क्या टेस्ट किया होगा कि यार, इसको सेम सॉफ्टवेयर को मैं विंडोज नहीं, iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं। उन्होंने फटाफट सेम एप्लीकेशन iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, उन्होंने अपने सिस्टम्स की, जितने भी उनके पास सिस्टम्स थी, सबकी ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर दी, और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम से अपग्रेड कर दिया, सेम एप्लीकेशन डेवलप की और डिलीवर किया। तो जब iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सेम एप्लीकेशन को डेवलप किया गया, और जब टेस्टिंग की बारी आई, क्योंकि क्लाइंट, कंपनी ने जो डेवलप किया है, कंपनी के पास तो iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है पूरी कंपनी में, तो उन्होंने डेवलपमेंट कर दी, उन्होंने डिलीवर कर दी क्लाइंट को। अब क्लाइंट के पास दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, iOS और विंडोज दोनों।
तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो iOS है उसके ऊपर, तो वो iOS के ऊपर डेवलप किया हुआ एप्लीकेशन वर्क कर रहा था, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन ने जिस ऐप जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये एप्लीकेशन को डेवलप किया है वो ऑपरेटिंग सिस्टम iOS है। तो जो क्लाइंट के पास iOS वाला सिस्टम है उसके ऊपर तो चल रहा है, लेकिन अब ये विंडोज के ऊपर नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से कहीं पर जाकर के पता चला होगा कि यार ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब जिस जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर डेवलप किया ना, ये सिर्फ उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलेगा। तो मुझे और मेरे जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी एक्सेस करने वाले हैं इस सॉफ्टवेयर को, उन्हें सभी के सिस्टम पर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डेवलप किया गया है, तो मैं इसको यूज भी iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ही करूंगा, कर सकता हूं। तो ये तो प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि दुनिया अपग्रेड हो रही है। अभी सिर्फ iOS ऑपरेटिंग सिस्टम आया है, कल को कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिखी कि यार ये हम कैसे करेंगे। कितने लोगों को हम जाकर बोलेंगे कि आप, मेरा सॉफ्टवेयर iOS ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सपोर्टेड है तो आप अपने सिस्टम में iOS ऑपरेटिंग सिस्टम ही रखो, चेंज मत करो। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हो तो उसको अपग्रेड कर लो, iOS में आ जाओ। मैं क्यों बोलूंगा किसी को जाकर ये? और अगर बोल भी दूंगा तो कब तक iOS ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा? कल को अगर कोई नया दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है तो वहां पर भी ये नहीं चलेगा। तो ये तो एक बड़ा इशू है। तब जाकर के एक कॉन्सेप्ट आया होगा कि यार हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए, अब एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, विच मीन्स कि डेवलप आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर करो और लेटर आप उसको एग्जीक्यूट किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कर सको। सेम टाइम पर 3 डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सेम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सको, ऐसा कोई एप्लीकेशन हमारे पास होना चाहिए, ऐसा कोई सॉफ्ट लैंग्वेज हमारे पास होना चाहिए। तब कॉन्सेप्ट आया कि ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज डेवलप करते हैं। ओके, चलो बनाते हैं एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाते हैं। तो कोई एक क्लाइंट था कोई, वो एक कंपनी के पास रीच आउट करता है और उसको उस कंपनी को बोलता है कि हमें एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज चाहिए, क्या आप बना सकते हैं, क्या आप डेवलप कर सकते हैं? तो कंपनी ने बोली ऑफ कोर्स यस, डेवलप कर सकते हैं आप, तो हमें हम बना करके देते हैं आपको, डेवलप करके देते हैं एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो ठीक है, डील हो गई कंपनी के साथ, कंपनी ने वो प्रोजेक्ट ले ली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाने की। तो उस कंपनी में जो वो काम करने वाले एम्प्लॉयज थे, तो उन बहुत सारे एम्प्लॉयज में एक टीम लीडर था जिसका नाम था जेम्स गॉसलिन। तो कंपनी ने वो प्रोजेक्ट क्लाइंट से लेने के बाद असाइन कर दी जेम्स गॉसलिन को कि आप अपने टीम के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना शुरू करो, एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनानी है। तो जेम्स गॉसलिन ने बोला ओके ठीक है, करते हैं। तो जेम्स गॉसलिन ने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया अपने टीम मेंबर्स के साथ। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स, कंपनी को ये रियलाइज होता है कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बना पाना इम्पॉसिबल है। मुश्किल ही नहीं, इम्पॉसिबल है। शायद हम नहीं बना पाए। तो मेरी टीम जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है वो शायद अपना टाइम वेस्ट कर देगी अगर कि हम नहीं बना पाते हैं तो। और मुझे तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है, कंपनी ऐसा सोच रही है कि मुझे तो ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि कोई भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, कोई नया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कोई बना सकता है। तो कंपनी अपने टीम से एक मीटिंग सेटअप करती है और टीम को बोलती है कि आप इस आइडिया को ड्रॉप कर दो, हम नहीं, हम हो सकता है कि नहीं बना सकते हैं एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो मैं अपने क्लाइंट को किसी भी तरीके से समझा देता हूं कि हम आइडिया ड्रॉप कर रहे हैं और वी विल नॉट बी एबल टू इम्प्लीमेंट एनी टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट, दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो जेम्स गॉसलिन ने बोला ओके ठीक है, ड्रॉप कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कि आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर टाइम दो और वो प्रोजेक्ट बन भी नहीं पाए तो क्लाइंट से भी सुनना पड़ेगा, क्योंकि एक डेडलाइन होता है कि इस डेडलाइन के अंदर आपको कंप्लीट करके डिलीवर करनी है प्रोजेक्ट। तो अगर आप टाइम पर डिलीवर नहीं करते हो और आप बना ही नहीं पाते हो तो क्लाइंट तो बोलेगा ना कि पहले बोलना चाहिए था अगर आपसे नहीं बन पाता तो। तो ऑर्गेनाइजेशन ने और सभी ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया कि ठीक है, हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज के ऊपर काम नहीं करते हैं। पर जेम्स गॉसलिन और उनकी टीम जो ऑलरेडी
स्टार्ट कर चुकी थी इसके ऊपर काम करना, उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये थोड़ा टाइम लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड है, पर इम्पॉसिबल नहीं है, हम बना सकते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बन सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो जेम्स गॉसलिन क्या बोलते हैं अपनी टीम से कि ठीक है, हमारी कंपनी ने इस आइडिया को, क्लाइंट ने, कंपनी ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया है, लेकिन हम ड्रॉप नहीं करेंगे, we will work on this, okay, as we have started, and some 2 to 3% we have completed, and we know this is complicated, this is going to be very tough to implement, but this is not impossible, okay, this will be possible, we can make it possible। और हिस्ट्री अगर बनानी है, किसी भी चीज की हिस्ट्री क्रिएट करनी है, तो हमें कुछ नया बनाना पड़ेगा, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द मार्केट एज ऑफ नाउ। सो उन्होंने इस आइडिया को ड्रॉप नहीं किया, दे कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन ऑन दिस। तो वो 9 to 5 जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, जेम्स गॉसलिन और उनकी टीम 9 to 5 वहां पर जॉब करते थे, और उसके बाद जो टाइम मिलता था वो टाइम वो स्पेंड करते थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाने वाले प्रोजेक्ट के ऊपर। और जब वो ऑफिस आते थे तो 9 to 5 के बीच में जो 1 आवर का टाइम उनको कॉफी ब्रेक का मिलता था, उस ब्रेक में ये डिस्कस किया करते थे अक्रॉस द टेबल बैठकर वो कॉफी पीते थे, और कॉफी पीते हुए डिस्कस करते थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुंचा है, क्या प्रॉब्लम्स आई है, क्या इश्यूज है, क्या ब्लॉकर्स है, किसी को कुछ कंसर्न है, किसी को कुछ किसी टाइप का हेल्प है, हम फर्दर क्या करने वाले हैं, ओके, इसके बारे में वो डिस्कस किया करते थे कॉफी ब्रेक पर। इस तरीके से धीरे धीरे करते करते उन्होंने, ये कॉन्सेप्ट आई थी 1991 में, ओके, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बनाने की कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट आ गई थी 1991 में, और 1995 तक उन्होंने 1994 तक ये लैंग्वेज बन करके रेडी हो गई थी, उन लोगों ने बना ली थी, क्योंकि 9 to 5 तो ऑफिस का काम करते थे, ओके, आफ्टर 9 to 5 जो उनको पर्सनल टाइम मिलता था वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर स्पेंड करते थे, और जब ऑफिस आते थे तो अक्रॉस द टेबल कॉफी ब्रेक पर बैठ करके डिस्कस करते थे। तो जब उन्होंने जावा लैंग्वेज बना ली एक 3-4 साल की मेहनत से, तो उन्होंने सोचा कि इसका हम सिंबल क्या रखें। तो आपने देखा होगा कि इसका सिंबल देखो यहाँ पर, इसका सिंबल ये एक कॉफी कप है, फ्लेम टाइप से कुछ निकल रहा है। तो वो जो डिस्कस करते थे ना ऑफिस में, तो वो कॉफी ब्रेक के ऊपर डिस्कस किया करते थे, कॉफी पीते थे और डिस्कस करते थे। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, हम कॉफी कप ही रख देते हैं इसका सिंबल। सो दैट्स द रीजन, ओके, दे हैव डिसाइडेड टू पुट द सिंबल एज कॉफी कप। तो ये रीजन है इसके सिंबल का, ओके। उसके बाद सोचा कि इन्होंने नाम क्या रखे, तो वो जहां पर बैठ कर ये वो डिस्कशन करते थे कॉफी पीते हुए, वहां पर एक ट्री था, उस ट्री का नाम था OAK, ओएक। तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, ओएक रख देते हैं। तो ओएक अगर की ऑलरेडी कोई चीज इंटरनेट के ऊपर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो वो नाम आपको नहीं मिलता है, तो किसी वजह से वो नाम उनको नहीं मिला। देन किसी ने सोचा कि ठीक है, C+++ रख देते हैं, पर वो रिलेवेंट इतना बेटर नाम नहीं मिले, या किसी वजह से उसका भी उनको लाइसेंस नहीं मिला। तो फिर सोचा कि चलो जावा रख देते हैं। देन उन्होंने नाम डिसाइड किया जावा। तो अब लैंग्वेज तो बन गई, जावा की लैंग्वेज बन गई। जावा की लैंग्वेज बनने का मतलब कि उन्होंने एक JDK बनाया है, जावा डेवलपमेंट किट, ओके। इन डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कंप्लीटली कि JDK में क्या क्या होता है। तो उन्होंने JDK सॉफ्टवेयर बनाया, JDK 1.0, वर्जन 1.0। अब उनको मार्केट में रिलीज करना था। तो जब भी कभी कोई लैंग्वेज या कुछ ऐसी बड़ी चीज बन जाती है, तो आप विदाउट एनी बैकग्राउंड सपोर्ट के आप रिलीज नहीं कर सकते हो। जैसे कि कोई मूवी बनती है, तो मूवी रिलीज करने के लिए भी यश राज फिल्म होता है, वो रिलीज करता है, या फिर T सीरीज होता है, वो रिलीज करता है मूवी को, कि डायरेक्टर तो कोई और है, प्रोड्यूसर भी कोई और है, वो रिलीज नहीं कर सकते हैं, उनको किसी के अंडर में ही रिलीज करना होता है। तो जावा को भी किसी के अंडर में रिलीज करना था। तो जावा को का पहला वर्जन JDK 1.0 सन माइक्रो सिस्टम के अंडर में 23 जनवरी 1995 में इसका पहला वर्जन रिलीज किया गया। ये था, ओके, एक्सप्लेनेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ जावा। तो आप देख लो कि आपको कितना इजीली समझ में आया होगा, कितना इजीली समझ में आया है।
जावा की हिस्ट्री। तो जितनी इजी लैंग्वेज में, जितनी आसान तरीके से मैंने जावा की हिस्ट्री बताई है, सेम फ्लो, ओके, सेम एक्सप्लेनेशन, सेम डिटेल, सेम इंसाइट्स रहेगा जावा के ईच एंड एवरी टॉपिक का। Okay, which could be related to history of, which could be related to features of Java, advantages of Java, characteristics of Java, okay, OOPS concept, inheritance, polymorphism, encapsulation, abstraction, okay, multi-threading, JDBC, collection, array, जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे जावा की, उसको ऐसे ही इतनी डिटेल्स में और ऐसे ही रिलेट करके रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक हमारा जो भी आप अगर 1 घंटे के लिए देख रहे हो या फिर आधे घंटे के लिए देख रहे हो, तो उसी टाइम पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाद में आपको किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आया, वापस से समझाओ। और मैं चैलेंज करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि जो मैं बताता हूँ फिर आप उसको भूल करके दिखाओ, आप भूल ही नहीं पाओगे। जब हम किसी भी चीज को अपने रियल लाइफ से रिलेट कर लेते हैं, वो चीजें हमें याद रह जाती है। तो अगर आप इस चैनल पर आ रहे हो, अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, ओके, सीखने के लिए आए, उम्मीद से आए, तो डेफिनेटली आप सीखोगे, और आप बहुत आसान तरीके से सीखोगे। ऐसा सीखोगे कि आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। आप इंटरव्यू में बैठो या फिर प्रोजेक्ट पर काम करो, आप इतने सिंपल तरीके से लॉजिक अप्लाई करोगे, इतने सिंपल तरीके से उसका रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आप सॉल्यूशन जनरेट करोगे, you won't believe. So every topic is gonna be as simple as this topic. So quickly हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अबाउट जेडीके, एंड हम सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल करेंगे, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स विल बी रिक्वायर्ड, प्री रिक्विजिट सॉफ्टवेयर्स, ओके, हमें क्या क्या चाहिए होगा जावा की कोडिंग स्टार्ट करने के लिए, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं, हर एक चीज़ मैं यहाँ से स्टार्ट से फ्रॉम द स्क्रैच मैं बताने वाला हूँ। तो अगर कि आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करके रख लो, अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दो, और किसी भी फ्रेंड या फैमिली को ज़रूरत है जावा सीखने की या सेल्सफोर्स सीखने की, उन तक ये चीज़ें फॉरवर्ड करो। उनको बोलो कि यहाँ इस चैनल के ऊपर है, इस चैनल के ऊपर जितनी आसान तरीके से लैंग्वेजेस सिखाई जाएगी, इंटायर यूट्यूब या फिर आउटसाइड यूट्यूब कोई भी ऐसा नहीं सिखाएगा, गारंटी, इस चीज़ का मैं चैलेंज देता हूँ। क्योंकि 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे पढ़ाने का, जो मुझे फीडबैक मिलते हैं मेरे स्टूडेंट्स से आज तक, उनके बेसिस पर, मैं फीडबैक के बेसिस पर मैं बता रहा, और मेरे कॉन्फिडेंस के बेसिस पर बता रहा, जो जिस कॉन्फिडेंस से मैं सिखाता हूँ, मैं वो टॉपिक लेकर आगे जाता ही नहीं जिसमें मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि ये मैंने अच्छे से समझाया है। सामने जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको ये चीज समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, वो पहले मैं खुद ही समझ लेता हूँ कि समझ में आई होगी या नहीं समझ में आई होगी, कहाँ पर इशू होगा, कहाँ पर प्रॉब्लम हुआ होगा, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं इतना तो समझ पाता हूँ। So yeah, thank you for watching the video.